हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उद्देश्य, प्रस्ताव और प्रस्तावना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। और अब सीधी थ्योरी पढ़ेंगे हम। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव मिला है। और इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य तथा संविधान की सभी आकांक्षाओं माने होता है इच्छाएं और मूल्यों को सम्मिलित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, न्याय आदि बुनियादी प्रतिबद्धताओं को स्थगत स्वरूप दिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा संविधान केवल नियम कानून की मूलभूत नहीं है, अपितु यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों का पूरा करेगी। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की कुछ की मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई। इसे उसकी महत्व प्रस्तावना माने एक तरफ से प्रस्तावना, जब पाठ हम पढ़ते हैं तो सारांश होता है, प्रस्तावना होता है जो आगे से आप माने क्या क्या पढ़ना है हमें वो बारे में उसी को हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और गाइस, ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसे आप याद कर लेंगे। अगला है संविधान की महत्वपूर्ण व्यक्ति, किस किस का महत्व योगदान था वैसे रहा तो सभी का, पर कौन कौन से रहे, ज़्यादा योगदान किसने दिया। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य देशों के गणना के नेता थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, आपको पता होगा मैंने बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्ष। साथ ही इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने सुना होगा, गोविंद वल्लभ भाई पंत, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्याम प्रसाद मुखर्जी और सीतारामन आदि की गणना उन नेताओं में की जाती है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसके बाद आता है आपका बहुतों ने तो जान भी दे दी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अंग्रेज़ों ने मारा, कई आत्महत्या की, कई आंदोलन करते करते मर गए। तो गैस, भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज। गैस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बगीचे की तरह है भारत, क्या बगीचे की तरह विविधताओं से भरा हुआ, तब भी एक संतुलित है। ये क्या है? संतुलित। पर बहुत सारी परिस्थितियों में भारत आगे निकला है। और भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। सरकार के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका है, ये आपको पता होगा। और ही विधायिका के भीतर से बनी केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति सम्मानित प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भाग करती है। अंग है। और इसके बाद है भारत की न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार सरकार का कोई अंग यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सत्ता का अस्तित्व है।
और इसके बाद आपको आता है संविधान ने विशिष्ट मामलों के समाधान के लिए कुछ स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना भी की थी। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों की आय और व्यय की जांच करना। निर्णय आयोग की स्थापना भारत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से की गई है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कर दी है। संविधान द्वारा राज्यों की पृथक रूप से लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि शासन के विधायी और कार्यकारी अंग पूरी तरह से नियंत्रण हो सके और शक्ति संतुलन बना रहे। गैस इसकी बात बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान, मतलब अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, जापान से क्या लिया और किन किन देशों से, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा से संविधान से हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया गया। और गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और जैसे आप पहले में देखोगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया प्रावधान, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, जैसे क्लास में होता है ना मॉनिटर को कैसे बनाया जाता है, सर्वाधिक मत, उसको वोटिंग होगी, अगर ज़्यादा उसे मत मिल गए, वोट मिल गए तो उससे क्या होगा, उसकी जीत हो गई। ये भी कहाँ से, ब्रिटेन की, ब्रिटेन मैंने अंग्रेज। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, कानून कैसे बनेगी, कानून किस तरह होगी, ये सब कहाँ से, अमेरिका नहीं, यह आपका है ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका के अध्यक्ष का पद एवं भूमिका, विधायिका के बारे में भी सब कहाँ से लिया गया, आपका ब्रिटेन के संविधान। कानून निर्माण, कानून किस प्रकार निर्माण होगी और किस प्रकार शासन करेगी, ये सब ब्रिटेन के संविधान से। अब आता है आपका अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची, गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मौलिक अधिकार, अपने अधिकार तो पता ही होने चाहिए। अधिकार मैंने कहा था जिसे राज्य लागू करते हैं और समाज स्वीकार करते हैं, अधिकार कहलाते हैं। गाइस इसके बाद है आपका न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्थापना। और इसके बाद आता है आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान, मतलब टॉपिक, कुछ टॉपिक लिए गए हैं राज्य की नीति निर्देश तत्व जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उन्होंने फ्रांस के संविधान से लिया। स्वतंत्रता जो नंबर पहला, और समानता, समानता भी, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा क्या है, जाति धर्म सभी में असमानताएं नहीं हैं। और इसके बाद आता आपका कनाडा की संविधान से क्या लिया गया, एक अर्थसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सख्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अब क्या ख्याल है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी लिया है भारत ने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन क्या होगा, किस प्रकार होगा, सोवियत संघ के भी लेगा मौलिक कर्तव्य। और गाइस इसके बाद है शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों आवश्यक है। शासक, जो हमारे शासक है उनका निर्धारण के लिए क्या आवश्यक है, संविधान के लिए क्यों आवश्यक है। गाइस ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है। वैसे इम्पोर्टेंट है पर
आपको इसे डाउनलोड करना होगा। यद्यपि संविधान सभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुने जा गए थे, प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, उनको किसी और ने चुना। जो हमने चुने थे वैसे उनको भी किसी और ने चुना, किंतु भारत के नेताओं ने इस बात का ध्यान अवश्य रखा था कि संविधान सभा में सभी क्षेत्र तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। बहुत इम्पोर्टेंट, भारत में ये होता रहता है। संविधान सभा के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, सिख, इंडियन तथा ईसाई सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व थे। हालांकि संविधान सभा के फ्लोर के सदस्य सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इसके साथ ही फुट प्रणाली मतलब 50+ वोट होनी चाहिए। मतलब अगर उत्तराखंड में कितने हैं, 70 सीटें हैं, तो 35 से आपको मैं बता दूं, अगर 36 सीटें अगर होती हैं तब जाके त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनेगी। और सदस्य भी संविधान में शामिल थे। इसके साथ ही महिलाओं, वकीलों, किसान, डॉक्टरों आदि गणमान्य लोग भी संविधान सभा के बकाये से फास्ट फूड ब्लॉक की प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 50+ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50+, क्योंकि तभी तो उत्तराखंड में क्या हुआ, 3 मुख्यमंत्री 6 महीने में ही बन गए, जबकि नहीं होना चाहिए था ऐसा। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से हुआ था, किंतु फिर भी संविधान सभा एक उच्च प्रतिनिधित्व निकाय थी। इस प्रकार संविधान सभा एक लघु भारत थी, आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद आपका आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संविधान बनाने की घोषणा की, किंतु यह असफल रही। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने के बाद वहां संविधान की रचना को लेकर विभिन्न जातीय समूह, शिया सुन्नी गुर्द में काफी संघर्ष हुआ को लेकर विभिन्न जाति समूह। दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह असील नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। इंडोनेशिया संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और गरीब व अनाथ बच्चों की देखभाल करें। अधिकांश देशों का संविधान लिखित होता है, किंतु इंग्लैंड के पास ऐसा कोई लिखित दस्तावेज। हाँ, जैसे आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, हाथ से लिखा होगा। और जो ब्रिटेन का है वो, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि लिखा है नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। पर है उनके पास भी संविधान अपना, जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। क्या श्रृंखला है उनके पास? क्या श्रृंखला है उनके पास? सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका का है। और गाइस, मैंने इससे पहले बोला था कि आपको पता होगा नेपाल का संविधान क्या होता है, टूटते रहता। टूटते रहता का मतलब है यहाँ बिगड़ जाता है, यानी खराब, ज़्यादा मांगे होने के कारण, ज़्यादा जाति धर्म, जैसे भारत में आपने देखा होगा जाति धर्म के अनुसार, तब भी भारत का संविधान क्या है, अभी मौजूद है, चल रहा है। उसके बारे में ये नहीं आए कि यहाँ पर क्यों लिखा है, गलत लिखा है। तो कभी भी आज भारत, और आपने देखा होगा नेपाल का संविधान भी कब 2015 में भी बनकर तैयार हुआ। उनका संविधान टूटते रहता, मतलब अलग होते रहता है, यानी समाज की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। कुल मिला के यही हुआ इसका। 1948 के बाद नेपाल 5 संविधान बना चुका है। कितने? 1948 के बाद 5। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, 5। क्या तेजस्वी लोग होंगे उनके पास भी ना।
भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और संविधान बना चुका है, लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। नेपाल नरेश उनके नरेश होते हैं उनके पास, मतलब नरेश बोलें तो कि अभी उनके पास राजतंत्र ही है। 1990 में वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की, पर उनके लिए माना जाता है कि गोरखा जो उनकी फौज होती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शक्तियाँ राज्य अर्थात नरेश के हाथ में ही रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार व राजनीति की पुनर्रचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन हुए, किंतु राजा अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए कदापि तैयार न था। राजा ने 2002 में पुनः समस्त शक्तियां अपने हाथ में ली। कब ली? 2002 में सभी शक्तियां अपने हाथ में ली। बहुत सारे राजनीतिक दल और गठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सबसे आगे थी, अतः उन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारियों का शौकीन था। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया। कब हुआ? 2008 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अतः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। नई संविधान उन्होंने 2015 में अपनाया। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको प्लेलिस्ट में भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप गर्ल्स हैं तो कमेंट में गर्ल्स लिखें, बॉयज़ हो तो बॉयज़। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।